कल लोग है कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर के बाद पढ़ना है दो ध्रुवीयता का आंदोलन। लेकिन सबसे पहले कोल्ड वॉर का जो एक पार्ट था यूएसएसआर, इसके बारे में पढ़ना है। सोवियत संघ, सोवियत सिस्टम, स्टालीकरण, डिस्टालीकरण, ये सब कैसे है, कैसे शुरू हुआ। अगर उसको पढ़ना है तो आपको जानना होगा रूसी क्रांति के बारे में। तो रूसी क्रांति कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, ये सब चीज आपको जानना होगा। और अब सवाल है कि सोवियत संघ में बहुत सारे राष्ट्रपति बने, जिसमें एक है व्लादिमीर लेनिन, सोवियत संघ के पहले राष्ट्रपति बने। अब 1917 में क्रांति हुई, तो फिर सोवियत संघ की स्थापना में 1922 क्यों लग गया, सवाल ये भी आ सकता है। लेनिन के बाद स्टालिन बनते हैं, जिन्होंने स्टालिनवाद को बढ़ावा दिया। उसके बाद निकिता क्रुश्चेव, लियोनिड ब्रेजनेव, यूरी एंड्रोपोव, कोस्टांटिन चेरनेकोव और गोर्बाचोव, इतने राष्ट्रपति सोवियत संघ के बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन फिर भी अगर आप गूगल करोगे, एआई का प्रयोग करोगे, या आधिकारिक ऑफिशियल पुस्तक पढ़ोगे, उसमें एक लाइन मिलेगा, सोवियत संघ के पहले और आखिरी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव। अब ये क्यों बनता, तो बता सकते हो तो बता दो। अगर पहले और आखिरी राष्ट्रपति ये तो फिर 17 से लेके यहाँ तक होना चाहिए, या 22 रिपोर्ट का सम्मान करना 22 से लेकर तक होना चाहिए। मतलब है, सबसे पहले आपको हम लोग चलते हैं रूसी क्रांति में। तो रूस में पहली क्रांति होती है 1905 में। रूसी रिवॉल्यूशन जो पहला हुआ है वो हुआ है 1905 में, और 1905 में भारत में भी घटना घटी थी। क्या? बंगाल विभाजन। और 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। क्योंकि अगर आप पीयूटी में जा रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस में दोनों चीजें आएंगी। तो 1905 में रूसी क्रांति, और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, और रूसी क्रांति। क्लियर है? लेकिन वो ज्यादा चर्चित नहीं हुआ, क्योंकि उसका परिणाम कुछ नहीं। परिणाम निकलता है 1917 में, और 1917 में बोल्शेविक सरकार की स्थापना हो। सवाल है कि 1917 में बोल्शेविक सरकार की स्थापना हुई और उस आंदोलन को बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, लेकिन नहीं। वहां पे 1917 में 2 क्रांतियां, और इतिहास गवाह है। अब हम कह देंगे कि झगड़ा की जिंदगी महिला होती है तो लोग उठा जाओ, या सभी महिलाएं के साथ जाएंगे, हमारी बहनों के साथ जाएंगे कि महिला को झगड़ा की जिंदगी कह दे। महिला क्रांति की जिंदगी, और उसी क्रांति का श्रेय भी महिलाओं को जाता है। जब 23 फरवरी को वहां की महिलाओं ने रोटी की कमी होने, खाना की जो कमी होती है, उस रोटी की कमी को लेकर वहां पर हड़ताल कर। हड़ताल कहां किया था? तो वो स्थान था रूस की राजधानी पेट्रोग्राड। किसने हड़ताल किया था? महिलाओं ने। कब किया? 23 फरवरी 1917 को पेट्रोग्राड यानी कि राजधानी। अब सवाल है कि महिलाओं ने क्रांति की शुरुआत करी, नाम व्लादिमीर लेनिन का था। पेट्रोग्राड में आंदोलन शुरू हुआ, क्रांति शुरू हुई, और फरवरी को हुआ 23 फरवरी को। लेकिन आंसर में आपका आएगा तो मार्च रिवॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। ये कैसे संभव? तो पुरानी कैलेंडर जो है वो 1 महीना पहले चलता था। ठीक है, जैसे कभी कभी लोग घड़ी दीवार में टांगते हैं ना, तो 5 मिनट स्लो करके टांगते हैं, या 5 मिनट फास्ट करके लगाते। 5 मिनट फास्ट लगाता है कि भाई जल्दी से हम कहीं जाना है तो निकल सके, कहीं लेट ना हो। स्लो करके नहीं जाना चाहिए, हमेशा फास्ट करना चाहिए। 5 मिनट, 5 या 10 मिनट। उससे क्या होगा कि आप कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे। स्टार्टिंग में आपको भले याद रहेगा कि 10 मिनट हम फास्ट लगाए, लेकिन आप भूल जाओगे, फिर वही घड़ी आपका पहचान बन जाएगा, और उस घड़ी को लेकर निकलोगे तो कहीं लेट नहीं हो। तो
तो 23 फरवरी को जो क्रांति हुआ था नए कैलेंडर के अनुसार वो मार्च हो गया है उसमें, और इसीलिए वहां पे मार्च की क्रांति करेगी। लेकिन फरवरी क्रांति में कहेगा तो गलत नहीं है। आप ऑप्शन देख लीजिएगा कि मार्च का नहीं आया है तो ये 23 फरवरी को आता है। फरवरी तो फैक्ट आंसर है। मार्च क्रांति करने का और कारण यह है कि 23 फरवरी को जो शुरू हुआ ये मार्च तक चल रहा है, क्योंकि ये क्रांति शुरू किया गया था महिलाओं के द्वारा, लेकिन महिलाओं को वहां के मजदूरों का साथ मिला, महिलाओं को वहां की सेना का साथ मिला, और वहां पे जो जारशाही था यानी कि जो राजतंत्र था, जो अंतिम राजा के रूप में निकोलस द्वितीय था, उसकी शासन का अंत हो गया था फरवरी क्रांति के बाद। लेकिन उसके बाद जो सरकार बनी थी वो टेम्पररी गवर्नमेंट थी, अस्थायी सरकार का गठन हुआ था, परमानेंट सरकार नहीं बना। रूस में एक क्रांति क्यों हुआ? तो रूस में 3 ग्रुप थे, एक एलाइट ग्रुप था, एक मिडिल ग्रुप था और एक लोअर ग्रुप था। लोअर ग्रुप में किसान, फार्मर और लेबर, मजदूर आते। तो एक कुलीन वर्ग, एक मध्यम वर्ग और एक श्रमिक वर्ग कह सकते हो, किसान और श्रमिक। तो कुलीन वर्ग तो शासन चला रहा था क्योंकि वो राजा था। राजा का नाम क्या था? अंतिम राजा के नाम निकोलस द्वितीय। तो उसने क्या किया कि जनता के अधिकार छीन लिए। ड्यूमा वहां की कमजोर थी। ड्यूमा क्या होता है? ये ड्यूमा वहां की कमजोर थी। ड्यूमा क्या होता है? नहीं, कानून बोलते हैं। और ड्यूमा, इसको इंग्लिश में लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, आप भारत में हिंदी में संसद बोलोगे। तो आप अगर आपको ये कहीं दिक्कत हो तो ड्यूमा के बगल में संसद या पार्लियामेंट लिख लेना, नहीं तो बाद में भुला जाओ। ड्यूमा वहां की संसद को बोला जाता था, पार्लियामेंट को बोला जाता था, और राजतंत्र में संसद वहां पे कमजोर। शासन किसका था? तो जार का था नियंत्रण में। तो क्या करता था कि जो किसान या मजदूर थे उनसे जबरदस्त काम करवाता था। 24 घंटे में 14 घंटा काम करवा लेगा। अरे भाई, ओवर टाइम करना कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन पैसा दे जाएगा तब ना। मजदूर है काम करेगा, लेकिन वेतन बहुत निम्न देता था, कम देता। एक अधिकारी ड्यूटी का टाइम 8 घंटा बहुत होता है विथ लंच ब्रेक। आप इंडिया में देखते हो कि स्कूल, कॉलेज या किसी ऑफिस का टाइम होता है 10 से 4, जो कि 6 घंटा। प्राइवेट कंपनी में 9 से 5, जो कि 8 घंटा। लेकिन विथ ब्रेक 1 घंटे का लंच भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो मजदूर और श्रमिकों के साथ क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। तो इसमें आपका एमसीक्यू क्या क्या निकला? पहला निकला कि रूस की क्रांति पहली बार कब? 1905। इस रूसी क्रांति के बाद निकोलस द्वितीय का शासन अस्थायी रूप से खत्म हो गया या जारशाही का अंत हो गया। फरवरी क्रांति 1917। ठीक है, बेसिकली अगर फरवरी और मार्च दोनों ऑप्शन आएगा तो फरवरी को मानिएगा, क्योंकि फरवरी ही हो, 3 फरवरी को स्टार्टिंग वही है। हाँ, मार्च में एंडिंग हुआ था, तो मार्च रिवॉल्यूशन भी आएगा तो आपको डरना नहीं है। मार्च रिवॉल्यूशन भी मार्च में मार्च। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है अक्टूबर क्रांति। तो अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व करते हैं व्लादिमीर लेनिन, जो बोल्शेविक पार्टी के नेता थे, और इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। यानी कि अक्टूबर क्रांति को कहा जाता है बोल्शेविक क्रांति। और इसमें 3 नारे दिए गए, शांति, भूमि और रोटी। ये 3 नारों के साथ क्रांति की शुरुआत की गई और जारशाही का पूर्णतः खात्मा हो गया। उनके शासन का अस्थायी रूप से अंत हो गया। उसके बाद उनकी सरकार कभी नहीं बनी और बोल्शेविकों ने सरकार बनाया। लेनिन राष्ट्रपति बने। तो ये क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसे भी कहा जाता है अक्टूबर क्रांति को नवंबर क्रांति, क्योंकि यहाँ भी कैलेंडर चेंज है ना। फरवरी के बाद मार्च क्रांति हो गया। फरवरी क्रांति को क्या कहा जाता है? मार्च क्रांति। तो अक्टूबर क्रांति को क्या कहा जाएगा? नवंबर क्रांति। तो उस हिसाब से जो फैक्ट डेट है 7 नवंबर, इसका शुरुआत अक्टूबर में भले हो गया था,
लेकिन 7 नवंबर को कब्जा कर लिया गया विंटर पैलेस है। तो यहाँ भी वही चीज है, कैलेंडर की तो बात छोड़ो, यहाँ भी लड़ाई खत्म कब हुआ? नवंबर में। एक्चुअली जब तक मैच खत्म ना हो आखिरी बॉल का, तब तक ट्रॉफी नहीं दिया जाता। तो यहाँ भी वही है कि क्रांति शुरुआत भले फरवरी में हुई, लेकिन खत्म हुआ मार्च में, तो मार्च क्रांति को कहा जाएगा। क्रांति शुरुआत हुई अक्टूबर में, खत्म हुआ नवंबर में, इसको नवंबर क्रांति कहा जाए। ठीक है, तो विंटर पैलेस पे कब्जा कर लिया और अस्थायी सरकार थी वो भी गिर गई और बोल्शेविक सरकार की स्थापना हो। कोई कंफ्यूजन? डेट याद करते जाएगा क्योंकि यही एमसीक्यू सेविंग के लिए डीप स्टोरी यही है जो कि आपको जैकबोर्ड में नहीं पढ़ना, क्योंकि जैकबोर्ड में क्या पढ़ा सिर्फ बोल्शेविक क्रांति है। अब उसके अंदर ये 2 क्रांतियां, उसके बाद ये मंथ का इशू, डेट का इशू, महिलाओं के द्वारा किया गया, पुरुषों के द्वारा किया गया, ये चीजें पढ़े। अब पढ़ते क्या? हमको भी नहीं याद नहीं पढ़ा है। अब आते हैं कि जब 17 में बोल्शेविक पार्टी की सरकार बन गई तो फिर सोवियत संघ की स्थापना भी होती हो गई थी? नहीं हुई। तो सोवियत संघ की स्थापना कब हुई? कौन से महीने में? दिसंबर 1922 में हुई। तो 5 साल निरंतर का रहा था, जोड़ने में नहीं लगा था। जब 17 में सरकार बन गई, नवंबर यानी 17 खत्म ही हो गया था, सरकार बनते मतलब दिसंबर हो ही गया। 18 में रूस में गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध 2 गुटों के बीच हुआ, एक रेड आर्मी था, लाल सेना, और एक व्हाइट आर्मी, श्वेत सेना। और ये गृह युद्ध चलता है लगभग 3 साल, 18 से लेकर 21 तक। और इस गृह युद्ध में रेड आर्मी का नेतृत्व कर रहे थे लियोन ट्रॉट्स्की। ये आपका एमसीक्यू। रेड आर्मी का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लियोन ट्रॉट्स्की। और ये बोल्शेविक गुट था, जिसकी ये बोल्शेविक गुट है, लेनिन का गुट था। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे युद्ध का? और व्हाइट गुट जो था ये राजा सपोर्टर था, जार समर्थक था, यानी क्वीन वर्ग वाले लोग। तो ये समर्थक थे, तो इसका क्या नाम तो जाएगा नहीं, राजा निकोला तो नहीं रहा था, ये उनके सपोर्टर थे, लेकिन ये लीड। तो रूसी गृह युद्ध किसके किसके बीच हुई? रेड आर्मी और व्हाइट आर्मी। ये ध्यान देने वाली बात है। रेड आर्मी किसका था? तो लाल क्रांति जब की बात आती है तो हम मार्क्सवादी माना जाता है। इंडिया में भी मार्क्सवाद मतलब लाल सलाम। क्या बात करते हो? केरला में वर्षों से सत्ता में है, इसको बीजेपी और कांग्रेस हिला नहीं पाए हैं। भारत में पहले जब आम चुनाव हुआ तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आपकी मार्क्सवादी पार्टी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, सीपीआई। हाँ, गाने के लिए नहीं 100% है। तो बात घूमने की नहीं, बात विचारधारा की, आइडियोलॉजी की। व्यक्ति कोई उस पार्टी में रह उस आइडियोलॉजी को नहीं एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन पार्टी की जो आइडियोलॉजी होती है वो होती ही है। और भारत में नहीं है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ज्योति बसु 25 वर्ष तक सीएम रहे हैं बंगाल के। केरला में बीजेपी या कांग्रेस की ताकत लगाने के बाद भी लेफ्टिस्ट पार्टी को सरकार से नहीं हटा पाई। भारत में जब पहला आम चुनाव हुआ तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थी। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप एमसीक्यू में आ सकते हैं, ये आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में। दूसरा बड़ी पार्टी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी था। और उसके बाद अगर आप प्रयास कर रहे हैं कि भारत में मार्क्सवाद नहीं है, तो अगर कोई बच्चा, एक लाइन समझ लो, कोई बच्चा अगर पॉलिटिकल साइंस को, पॉलिटिकल थ्योरी को डीपली स्टडी कर लिया तो स्वतः 90% चांस है कि उसका आइडियोलॉजी मार्क्सवाद हो जाए अपने आप, उसको करना नहीं पड़ेगा। लेकिन वो पढ़ के गया था, सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ रहा है, पढ़ के साथ तो नहीं हो, क्योंकि कोई भी इंसान में ह्यूमैनिटी होती है। मार्क्सवाद क्या बताता है? सर्वहारा, सब समाज एक सा हो, अमीरी गरीबी की खाई ना हो,
और भारत जैसे विकासशील देशों में गरीबों की संख्या ज्यादा है, और एक गरीब बच्चा जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है ना, तो उसको उदारवाद कभी पसंद नहीं आए, उसको हमेशा कम्युनिज्म नहीं पसंद है। अगर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा पढ़ के जाता है, आपको लगता है कि नहीं समानता होनी चाहिए फाइनेंशियल रूप से, तो कभी वो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट नहीं करें, वो हमेशा कम्युनिस्ट को सपोर्ट। और इंडिया में लोअर मिडिल क्लास फैमिली की पॉपुलेशन नहीं है, तो इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका आइडियोलॉजी में है, उसका नेता लोग माने तो नहीं, बहुत सारे नेता नहीं मानते हैं। आप ममता बनर्जी को देख लो ना, वो पार्टी कम्युनिस्ट नहीं है, लेकिन आइडियोलॉजी क्या है? आप जब से पीसीएम बनी है वही कॉटन साड़ी दिखेगा और वही हवाई चप्पल दिखेगा, आज भी वो रोड पे कहीं निकल जाते हैं। बाकी उनके बाद कितने सीएम, अब कितने पीएम, अब कितने मंत्री आए और कहां चले गए? तो आइडियोलॉजी तो है वो, अब सब में नहीं हो सकता है। हम दो चीज बताए ना, अगर आप पॉलिटिकल साइंस को डीपली स्टडी करके जा रहे हो तो हमें मार्क्सिज्म आ जाएगा, और सिर्फ आप डिग्री लेके जा रहे हो तो कैपिटलिस्ट हो जाओगे, क्योंकि आपको आपने पढ़ा ही नहीं मार्क्स को। जो नहीं पढ़ेगा, मान लो बाबूजी फॉर्च्यूनर लेती है, फॉर्च्यूनर से गया एग्जाम सेंटर पे, बाबूजी फोन कर दिए कि मेरा बेटा जा रहा है एग्जाम देने, देख लीजिएगा। वो मास्टर साहब चोरी करवा दिए शर्मा के से, पास हो गए, नंबरों बढ़िया आ गए, तो आपको कहाँ बुझाएगा मार्क्सिज्म? मार्क्सिज्म उसको बुझाएगा जो गरीबी देखा है। भाई जो गरीबी देखा है वो संघर्ष करेगा, और जो ऐसी से निकल में नहीं किया है वो कहाँ संघर्ष करता है? तो 1918 से लेकर 1921 तक गृह युद्ध चला, और गृह युद्ध में अगेन बोल्शेविकों की जीत हो गई, बोल्शेविक जीत गए। लेकिन जाहिर सी बात है, कहीं भी श्रमिकों की संख्या अधिक होती है, शासकों की कम। दुनिया में कोई भी देश है, ट्रम्प एक है, लेकिन वहां के अमेरिका की जनता बहुत ज्यादा, मोदी जी एक है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा। कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ से बहुत सारी जीत गए। कब जीते? गृह युद्ध में। और उसके बाद 1922 में सोवियत संघ की स्थापना होती है दिसंबर। अब समझ में आ गया होगा सोवियत संघ की स्थापना 4 साल क्यों हुई, क्योंकि बीच में गृह युद्ध चला। ये चीज आपको बीच में नहीं पढ़ाया गया, ये वाला पार्ट, और सीधे बता दिया गया था कि स्थापना हो। ये बीच का गैप नहीं पढ़ाया गया क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं था, अब आज सिलेबस में है, पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है राष्ट्रपति। तो पहले राष्ट्रपति बनते हैं व्लादिमीर लेनिन। तो व्लादिमीर लेनिन जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने क्या क्या किया, कुछ पॉइंट इसके बारे में आपको लिखने होंगे। चलिए देखिए, पहला भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जितना प्राइवेट लैंड था सबको नेशनल लैंड घोषित कर दिया। जैसे बैंक का राष्ट्रीयकरण कौन किया था भारत में? इंदिरा गांधी। तो लेनिन ने भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। भारत में जितने प्राइवेट बैंक थे सबको सरकारी करने का श्रेय जाता है इंदिरा गांधी को। रूस में जितने निजी जमीन थे सबको सरकारी कर देने का श्रेय जाता है लेनिन को। कोई निजी प्रॉपर्टी किसी की नहीं, सब प्रॉपर्टी सरकार की है। आपको रोटी कपड़ा मकान दवाई पढ़ाई जो चाहिए मिलेगा, पब्लिक को क्या चाहिए। अगर स्वाति को 10 रुपया करेगी तो स्वाति को 10 रुपया मिलेगा, नन्नी को 10 है तो उसको 10 मिलेगा, ऐसा नहीं उसको 500 मिलेगा 10 मिलेगा, एकदम इक्वल। आपके पास कोई जमीन नहीं है, रहने के लिए घर चाहिए घर मिलेगा, खाने के लिए खाना चाहिए खाना मिलेगा, खाने के लिए कपड़ा मिलेगा, स्कूल मिलेगा, कॉलेज मिलेगा। खेती करना है आपको, लेकिन मेरे जमीन पे करना है। ड्यूटी आइए, ड्यूटी कीजिए 10 से 8 या जितना टाइम करना है 8 से 4 सैलरी लीजिए और जाइए। खेती किए, लेकिन खेत का अन्न आपको नहीं मिलेगा, उस सरकार का, वो सरकार आपको अन्न देगी खाने के। ये काम किया। लेकिन भूमि का राष्ट्रीयकरण करने के साथ साथ क्या किया, जितने प्राइवेट कंपनी थे, उद्योग थे, इंडिया में बहुत सारी कंपनी नहीं हो गया है, तो जितने प्राइवेट कंपनी थे सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया। किसी का कोई निजी दुकान नहीं होगा, दुकान सरकार का होगा, आप वहां पे वर्कर होंगे, वैकेंसी निकालेंगे,
सेलर, शॉपकीपर, मैनेजर, डायरेक्टर, आइए काम कीजिए, सैलरी लेने चाहिए। तो भूमि का राष्ट्रीयकरण, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, यानी कि कोई मॉल में चले जाइए, मॉल सरकार का है, किसी व्यक्ति का कोई मॉल नहीं। तीसरा काम क्या किया कि एनईपी लाया। इंडिया में भी एनईपी आया है 2020 में, लेकिन इंडिया का एनईपी को कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वहां में एनईपी आया था उसको कहते थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नया आर्थिक नीति लाया। नया आर्थिक नीति में निजी व्यक्ति का कुछ नहीं होगा, उसको जो चाहिएगा मिलेगा, किसी को कोई दुख दर्द नहीं होगा, उसको जो चाहिए मिलेगा। हम भले 500 रुपए किलो विदेश से सामान खरीद के लाएंगे, जनता को 2 रुपए किलो देंगे। तो ये पहला व्लादिमीर लेनिन का। दूसरा है जोसेफ स्टालिन, कहीं कहीं जोसेफ भी लिखा हुआ मिलेगा, जोसेफ के जगह पे कहीं कहीं जोसेफ भी मिलेगा, तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। जोसेफ और जोसेफ दोनों एक ही। ये कब से कब तक रहे? तो लेनिन की मृत्यु के बाद आते हैं 24 में, और 1953 मृत्यु तक रहते हैं। और ये थोड़ा क्रूर शासक माना जाता है। इसने एक स्टालिन बात लाया और बोला कि भाई मैं गॉड हूं, पूजा करनी है तो मेरी करनी पड़ेगी, मैं जो कहूंगा वही होगा, बिल्कुल तानाशाही। लेकिन ऐसा नहीं है इसने काम नहीं किया। इसने क्या किया, तो जो इंडिया आजादी के बाद किया है 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजना लाने जाता है स्टालिन। एक और काम किया जिसके चलते भारत में कुछ दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री से इनको फॉलो करते स्टालिन को, जिसके चलते दिल्ली में सड़कें जाम कर दी गई, किसान आंदोलन हुआ। तो इसने क्या किया था कि कृषि का सामूहिकरण कर दिया स्टालिन ने। और तेजी से औद्योगिकरण किया, यानी कि बहुत सारे फैक्ट्री लगाए। तो तेजी औद्योगिकरण असर जाता है स्टालिन। और इसके आइडियोलॉजी को स्टालिनवाद कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत क्रूर था। अगर इसके बात को कोई नहीं मानता तो सीधे इसको जेल भिजवा देता। आपको कमेंट करके बताना है कि जेल को क्या कहा था, क्योंकि आपको पहले पढ़ाया याद है तो वो फिर जेल को या उसके स्थान पर क्या कहा जाता था, उस सजा को क्या कहा जाता था, आप कमेंट करते आपके नोट्स में भी है, याद है तो भी बता दीजिए। और उसको इसलिए कमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, वो एग्जाम के लिए जेबीआई उसको याद रखना। तीसरा राष्ट्रपति कौन बनता है? निकिता खुश्चेव। तो ये आती है, तो सबसे पहले आते हैं, क्या आता है, आते हैं ये आते हैं 53 में स्टालिन की मृत्यु के बाद, और इनकी भी मृत्यु चले जाते हैं 64 में। तो ये आते आते सबसे पहले स्टालिनवाद को खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा कि डिजिटालीकरण का श्रेय किसे जाता है? डिजिटालीकरण खत्म करना है, डिजिटालीकरण कहा क्या कहलाता है? डिजिटालीकरण। तो डिजिटालीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो निकिता खुश्चेव। यानी कि ये थोड़े लिबरल थे, ये ऐसे डिसीजन मेकर थे जो बहुत ही स्ट्रिक्ट। तो निकिता खुश्चेव हो जाता है। और शीत युद्ध का जो दौर चल रहा था, इनके कालखंड में थोड़ा नरम है। हॉटलाइन यहीं से शुरू होता है, निकिता खुश्चेव के टाइम से ही हॉटलाइन बात शुरू होती है। पहले बातचीत कभी नहीं होता था अमेरिका सोवियत। सो हालांकि गर्म महीने के टाइम में हुआ था कि वहां मिसाइल संकट ऑप्टिक्स, लेकिन जो बहुत ज्यादा जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा हो जाए। तो शीत युद्ध को नरम करने का श्रेय लिया जाता है निकिता खुश्चेव। अगले राष्ट्रपति हैं लियोनिड ब्रेजनेव, जो 1964 से 1982 तक है, 1964 से 1982 तक है। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने किया सोवियत की ताकत में विस्तार, यानी कि इन्होंने सोवियत के लिए बहुत सारे हथियारों का निर्माण किया
और अमेरिका के साथ हथियारों के दौड़ में ये कंपटीशन करना शुरू कर। इवन कि अमेरिका अफगानिस्तान का सपोर्ट कर रहा था तो अफगानिस्तान पे हमला भी किए थे 1979। तो इनके समय में हथियारों की दौड़ सोवियत संघ से बढ़ी और इन्होंने सोवियत के साम्राज्य का विस्तार। इसके बाद एक आते हैं यूरी एंड्रोपोव। अब पकड़ रखा कैसे है। तो ये रहते हैं 1982 से लेके 1984 तक। इनको कमजोर शासक माना था और इनके कालखंड में हालांकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाया गया और क्लीन करप्शन, क्लीन रसिया जैसे प्लान पे काम किया गया। भ्रष्टाचार मुक्त सोवियत का सपना देखा गया, लेकिन ये ज्यादा दिन टिके नहीं और 2 साल में ही इन्हें पद। बाकी की मृत्यु के बाद पद हुए थे, लेकिन बीच में 2 ऐसे हैं जिनको बीच में ही पद हो जाना पड़ा। तो एक थे एंड्रोपोव और एक है कॉन्स्टेंटिन चार्नाकोव। तो ये 84 से 85 48 7 महीने के लिए ही रहे और ये इन्होंने बस इनको फॉलो करने का प्रयास किया। एंड्रोपोव इन्हीं के लिए रास्ते पर चलने का प्रयास किया, असफल नहीं था, सफल रहे, सफल नहीं हुए। और इसके बाद एंट्री होती है मिखाइल गोर्बाचेव और इसने धुआंधार डिसीजन लिए। जैसे इंसान के शरीर में खून अगर लाल है और अगर कोई अचानक से नया डॉक्टर बन जाए और बोले कि खून को सफेद कर देंगे तो समझ लो तो इंसान को मर ही जाना है। किसी के बॉडी में अगर खून सफेद हो जाए तो जिंदा बचेगा तो पानी हो जाएगा। तो मिखाइल गोर्बाचेव सुधार के लिए जाने जाते हैं और सोवियत संघ के पतन के कारण लग जाने हैं। सुधार के लिए इन्होंने 2 फॉर्मूला लाया, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। और साथ ही इन्हीं के टाइम में सोवियत संघ का विघटन हुआ, 15 गणराज्य अलग हो गए, बर्लिन की दीवार ढा दी गई 9 नवंबर 1989 को वहां के आम जनता के द्वारा। इन्हीं के कालखंड में क्या बोलते उसको सॉफ्ट थेरेपी गैराज से लगभग 1500 से अधिक पैंट दिवालिया हो गए। तो बहुत ही अच्छा कालखंड नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी एक बात तो है, क्वेश्चन फिर वहीं आ गया कि राष्ट्रपति साथ हैं तो फिर मिखाइल गोर्बाचेव पहले और आगे राष्ट्रपति है। इतना पढ़ाने के बाद तब लोग आंसर दे सकते। सोवियत संघ के राष्ट्रपति साथ हैं तो मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के पहले और आखिरी राष्ट्रपति कैसे हो और हुए ये सब पे कैसे हुए ये बात। वो लोग कानूनी तौर पर राष्ट्रपति नहीं होंगे, लीडर एक्जैक्टली सही जवाब है। एक्चुअली क्या है कि सोवियत संघ में एक सिस्टम था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का बोल्शेविक पार्टी वाला कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में था, जो कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव होता था, जनरल सेक्रेटरी होता था, वही उसका राष्ट्राध्यक्ष होता। तो चुनाव तो होता नहीं था, जो कम्युनिस्ट का महासचिव है वो राष्ट्रपति बन गया। तो राष्ट्रपति ये सभी थे, लेकिन अनऑफिशियल थे, अनौपचारिक थे। अगर आपसे पूछेगा कि सोवियत के पहले राष्ट्रपति कौन थे तो लेनिन थे, लेकिन अगर ये पूछेगा कि सोवियत संघ के औपचारिक पहले राष्ट्रपति कौन थे तो गोर्बाचेव। औपचारिक लिखेगा तब पहले राष्ट्रपति थे गोर्बाचेव, यानी कि ऑफिशियल प्रेसिडेंट फर्स्ट कौन थे तो गोर्बाचेव, और लास्ट को खैर दोनों में ही है, अनऑफिशियल भी और ऑफिशियल। तो ऑफिशियली फर्स्ट प्रेसिडेंट ये है और इनका कार्यकाल में ये ऐड नहीं होगा। 85 से 91 ऑफिशियल में ऐड नहीं होगा, ऑफिशियल में ऐड होगा 90 से 91। बर्लिन की दीवार जब गिर गई तो जो इनके रिपब्लिक थे, गणराज्य थे, वो अलग होने लगे। तो अलग होने के बाद एक साल का शॉर्ट टर्म रहा, इस कालखंड को ऑफिशियल प्रेसिडेंट को माना। तो ऑफिशियल यानी कि औपचारिक राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना था
90 से 91। अब क्लियर हो गया कि पहले राष्ट्रपति कैसे थे, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना स्वाति। और पहले राष्ट्रपति बने कौन, विघटन के बाद, मिखाइल गोर्बाचेव के बाद बोरिस येल्त्सिन। तो बोरिस येल्त्सिन मिखाइल गोर्बाचेव के कालखंड में मॉस्को के मेयर थे 1950। अब बाद में उन्होंने ही मिखाइल गोर्बाचेव को पद से हटा दिया, लोगों के साथ क्रांति कर, क्योंकि वो क्रांति आपको पढ़ना नहीं है, नहीं तो वो क्रांति के कभी आपको क्लास में ले लेंगे। विघटन के बाद ये संघर्ष हुआ, तो रूस की जमीन जो है वो लाल मिट्टी से बनी हुई है, और जहाँ पे लाल मिट्टी होता है वहां के लोग भी लाल होते हैं। अक्सर आप सुने होंगे पलामू के लोग उत्साह होते हैं, कारण क्या है, पलामू की मिट्टी जो है वो लाल पत्थर, लाल मिट्टी, अधिकतर तुमको लाल मिट्टी दिखे। पलामू का नाम पलास, पलास कहाँ निकलेगा, जहाँ पे लाल मिट्टी, महुआ और लाभ, और तीनों लाल मिट्टी में प्रचुर मात्रा है। इसीलिए यहाँ के लोग का गुस्सा हमेशा सर के ऊपर ही रहता है। दिमाग किसी से बोलोगे ना, पापे तुम बोलो, हटो ना, दिमाग मत खराब करो, ये कॉमन डायलॉग है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, मम्मी हो, पापा हो, दादा हो, दादी हो, कोई नहीं, दिमाग मत खराब कर। तो पलामू के लोगों का दिमाग हमेशा खराब ही रहता है। इसीलिए अगर आप लोग कभी IAS वाईएएस बन जाओ और पलामू में पोस्टिंग मिल जाए, या झारखंड में कोई बड़े पद पे पोस्टिंग मिल जाए, तो एक तो यहाँ मेंटल हॉस्पिटल करवा देना, कम से कम दिमाग खराब हो जाता है, लोगों का दिमाग का इलाज होते रहे। बस ये मस्ती के लिए था। कुछ अब MCQ आपसे कुछ पूछ रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग आंसर दीजिएगा। रूसी क्रांति कब हुई, बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे, रूस का अंतिम जार कौन था, जार का। सोवियत संघ की स्थापना कब हुई, पेरेस्ट्रोइका की नीति किसने शुरू की, रेड आर्मी का नेतृत्व किसने किया, ट्रॉट्स्की। रूस की राजधानी कहाँ थी जहां क्रांति शुरू हुई, पेट्रोग्राद। NEP किसने लागू की, हार पर नहीं, शुरू से वाला, लेनिन। यस, लिखने के लिए मैंने कहा था शायद सोवियत संघ का अंतिम नेता कौन था, देखो यहाँ पे नेता आ गए, यानी कि ये सब नेता थे। नेता का मतलब ही प्रेसिडेंट ही होता है, प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति है, इसीलिए ऑफिशियल यहाँ पे तब पहले ऑफिशियल राष्ट्रपति पहले हो। बोल्शेविक पार्टी का दूसरा नाम क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी। ध्यान देना है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। बोल्शेविक पार्टी का दूसरा नाम क्या था, हाँ, आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट। आइडियोलॉजी के बाद नाम भी कम्युनिस्ट था। तो ये आ सकता है फंसाने के लिए, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। विश्व युद्ध जो दूसरा हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, आखिर रोटी का कमी था। पहले बहुत विश्व युद्ध के कारण वगैरह पार्टिसिपेट किया था 14 से 18 में। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें सोवियत संघ का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये विश्व युद्ध स्टालिन थे। नाजी जर्मन पे कब्जा विजय किसने नेतृत्व हुआ, नाजी जर्मन
फिर मुझे ऐसा नहीं हुआ था। स्टालिन नहीं रहते थे। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के दौरान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया? अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सबसे ज्यादा बढ़ावा किसने दिया है? वो किधर कभी पढ़ा है स्पेस वॉर। सोवियत के सबसे लंबे समय तक कौन नेता थे? ब्रेजनेव। सबसे लंबे टाइम तक ब्रेजनेव रहे हैं, 64 से 82, 18 साल। अमेरिका के साथ डिटेन की नीति किसने अपनाई? अमेरिका के साथ डिटेन TETANTE नीति किसने अपनाई? अमेरिका के साथ डिटेन या देतांत की नीति किसने अपनाई? इसका हिंदी क्या होता है? वो तो भाग गया, इसका मतलब समझा तो? जैसे को तैसे। हाँ, बताइएगा। हिंदी तक कुछ ठीक है ना, गर्ल्स का भी तो रिलेक्शन आना चाहिए। हिंदी बे ऑफ टेक्स में हमला किया, ये नीति किसने अपनाई अमेरिका के साथ? तो उसको तरफ मिसाइल छोड़ दिया, लेकिन जैसे के तैसे ये पॉलिसी अपनाया था लियोनिड ब्रेजनेव। हथियारों की और मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि सबसे ज्यादा वर्क किया था ये ब्रेजनेव ने। किस नेता को स्वास्थ्य खराब होने के कारण शासन में विफलता के बाद नाम पद त्याग करना? चेयरमैन को। वो बीमार रहता था, सब नहीं चला पा रहा था, उसके बीच में ही सतत छुट्टी पे। ये वाला फोटो कब देखे थे? कल भेज ना फोटो, उसी काम वाला। नहीं भेजा तुमको? जब तुम पूछी थी कि राष्ट्रपति ये होंगे कि वो होंगे। बहुत सारा स्टडी गलत लिखा है एआई वाला। हाँ, रूस को रूट लिखी गलत लिखा होगा कभी? हम तो सही देखे हम। पोस्टर देखिए, पोस्टर में हाँ, पोस्टर में सही लिखा नीचे हुआ है। वाला जो है उसमें नहीं, पोस्टर सही लिखा हुआ है। ये